दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। जब हम अनुच्छेद 352 का जब अध्ययन करते हैं तो हमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, इसका क्या प्रावधान है, कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कौन लगाता है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहती है, मंत्रिमंडल की क्या भूमिका रहती है, संसद की क्या भूमिका रहती है, इस संबंध में लोकसभा का क्या प्रावधान किया गया है, राज्यसभा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। इस कहानी को आज हम पढ़ते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल है क्या। जब अनुच्छेद 352 का अध्ययन करते हैं तो उसमें जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे लगाया जाता है? प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे की जाती है, कौन करता है, कहाँ पे लगाया जाता है? क्या राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लगाया जाता है, या भारत के किसी राज्य में लगाया जाता है, या राज्य के किसी विशेष भाग में लगाया जाता है? तो इस संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 352 क्या कहता है, पूरी कहानी को पढ़ते हैं कि आखिर समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जाता है और किस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद की क्या क्या भूमिका रहती है। तो शुरुआत करते हैं हम कहानी की। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 352 में जानकारी मिलती है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्रावधान, के बारे में प्रावधान। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये संपूर्ण भारत में लगता है या भारत के किसी भाग में लगता है या किसी राज्य में लगाया जाता है। तो इस संबंध में जानकारी ये मिलती है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में, देश के किसी भाग में की जाती है, भाग में की जा सकती है, की जा सकती है। कि हमें पता चल गया कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसकी उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या देश के किसी भाग में की जा सकती है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। जिसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 352 में है। और मैंने यही कहा है कि अनुच्छेद 352 का जब अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अब राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है? आपको पूछें कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने कह दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। लेकिन ये पूछे कि इसका आधार क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, क्यों लगाया जाता है, इसके कुछ आधार है क्या? तो हमें जवाब ये देना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार हैं। एक तो है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण, एक है सशस्त्र विद्रोह। आपको पूछे कि इसका आधार क्या है, तो हमें बताना है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार 352 के अनुसार अनुच्छेद 352 के अनुसार एक हो गया युद्ध, एक हो गया युद्ध, एक हो गया बाह्य आक्रमण, एक हो गया बाह्य आक्रमण, एक हो गया सशस्त्र विद्रोह। हमने कहा कि युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी 3 परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया
जा सकता है। हमने ये कहा कि अनुच्छेद 352 यह कहता है कि युद्ध हो, चाहे बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इन तीनों में से एक कोई परिस्थिति हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। हमने ये सुना है कि पहले एक नाम आता था आंतरिक अशांति के आधार पर। कई बार हमने ये सुना है कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अब आप अगर ये प्रश्न देखें कि आंतरिक अशांति तो इनमें से कोई है ही नहीं, न युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तो आंतरिक अशांति कहाँ गई? आंतरिक अशांति 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। प्रथम अपने ये कह सकते हैं कि ये मोरारजी देसाई के काल में हुआ था और उसमें क्या किया गया था, आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द जोड़ा गया था। तो हमारा प्रश्न तो सही है कि पहले आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उस आंतरिक अशांति के आधार पर नया शब्द जोड़ दिया, उसको कहते हैं हम सशस्त्र विद्रोह। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों में से किसी एक परिस्थिति पर, किसी एक परिस्थिति पर लगाया जाता है, युद्ध हो, चाहे बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इन तीनों में से एक ही परिस्थिति अगर है तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसी क्रम में हमने अभी नाम लिया आंतरिक अशांति, इसी को भी लिख लेते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और ये जब जोड़ा गया था वो समय है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के काल में हुआ था 1978 में। तो ये जो जानकारी है हमने पढ़ी है कि सबसे पहले बात यह है कि हमने अनुच्छेद 352 का अध्ययन किया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, ये जो अभी जो पढ़ाया जा रहा है आपको किस प्रकार लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछ भी सकते हैं। अब हम एक बार विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में की जा सकती है। हमने ये कहा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। आधार हमने कहा अनुच्छेद 352 ये कहता है चाहे युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इन तीनों में से कोई भी एक परिस्थिति अगर है तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के आधार पर इस स्थान आंतरिक अशांति नामक शब्द के जगह सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को जोड़ा गया था, जिसका उल्लेख 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। हमने ये कहा आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, इसका क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो हमें जानकारी ये मिलती है कि हमें पता है कि हमें अब आधार के बारे में चर्चा की कि किस आधार पर लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का काम कौन करता है, ये कहता है कि आज से इस समय से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है,
इसका हमारे पास क्या प्रावधान है, क्या जानकारी है। तरीका कैसे लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा, कौन से पति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, उद्घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो ये याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक प्रावधान किया गया कि इस संबंध में मंत्रिमंडल लिखित सहमति के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। आपने कभी पढ़ा है पहले कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा उस राष्ट्रपति ने कर दी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तभी ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित में उनको सलाह देता है या लिखित में देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाए। ऐसे राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से नहीं करता है। तो हमने ये कहा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया, कौन सा प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर, लिखित सहमति के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, उद्घोषणा करेगा। हमें जानकारी क्या मिली है, इतना बड़ा लिखने के बाद में हमें जानकारी क्या मिली है। पहली जानकारी ये मिली है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। पहली जानकारी है, कौन करता है, राष्ट्रपति। दूसरी जानकारी ये मिली है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। ये हमने जानकारी मिली है। अब हमने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस संबंध में उद्घोषणा करने के बाद में आखिर आपातकाल को जारी करने का तरीका क्या है, आपातकाल को कैसे जारी किया जाता है। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल लिखित सहमति देता है, उसके बाद में क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद में प्रक्रिया होती है कि संसद के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव जाता है और संसद के कुल सदस्यों संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वाले के विशेष बहुमत से इस संकल्प को पारित किया जाता है दोनों सदनों के माध्यम से। पहले लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदन उपस्थित संख्या, कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से इस संकल्प को पारित करता है।
उसके बाद में ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। हमने ये कहा कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के माध्यम से इनको संकल्प को पारित करना पड़ता है। विशेष बहुमत में ये कहा जाता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। चलो कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आया, माना कि संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा तो हमें कहते हैं उसको स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा तो अस्थायी सदन है। जैसे कि एक समय ऐसा आया कि हमने इधर से लोकसभा भंग हो गई और देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बन गई, तो आखिर में राष्ट्रपति करेगा क्या? उस संकल्प को राज्यसभा से पारित अनुमोदन करवाना होता है। राज्यसभा क्या करती है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करती है। अब आप कहोगे कि इसमें लोकसभा की क्या भूमिका हुई? लोकसभा तो लोगों का सदन है, लोकसभा तो निम्न सदन है, लोकसभा से अनुमति तो ली नहीं, आपने राज्यसभा से अनुमति ले ली और अनुमति मिलने के बाद में आपने इसको लागू कर दिया। शर्त यह है और यहीं से प्रश्न बनता है कि जब कभी लोकसभा का गठन होता है तो 30 दिन के भीतर उस संकल्प को पारित करवाना पड़ता है और विशेष बहुमत के माध्यम से पारित करवाना पड़ता है। यही प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि लोकसभा का विघटन के बाद में लोकसभा का जब गठन होता है तो कितने दिन के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रस्ताव का अनुमोदन करवाना होता है? तो 30 दिन के भीतर अनुमोदन करवाना होता है। तो हमने ये कहा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को 1 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल के आपातकाल के प्रभाव को राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को संसद के राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को 1 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। हमने ये कहा संसद का मतलब हो गया यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसी क्रम में आपको जानकारी यह रखनी है, सबसे पहले इस चीज़ को एक बार दोहरा लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। किसकी सहमति पर? मंत्रिमंडल की सहमति पर। कौन सी सहमति? लिखित सहमति। इस चीज़ का प्रावधान कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को 1 माह के भीतर, ये याद रखना, 1 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अब संसद के समक्ष अगर रखेंगे तो कौन कौन सी परिस्थिति बनती है, इस विषय में हम जानकारी करेंगे कि जब संसद के समक्ष अगर प्रस्ताव को रखते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी समस्या आती है, कौन कौन परिस्थिति बनती है और इस परिस्थिति का निवारण कैसे किया जाता है, इसको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रस्ताव है संसद के समक्ष रखा जाता है और संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के माध्यम से इसको पारित करवाना होता है। कौन सा विशेष बहुमत? कुल सदस्य, विशेष बहुमत का नाम आते थे, ये याद रखना है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के माध्यम से। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को राष्ट्रीय आपातकाल के
प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। स्वीकृति आवश्यक है। हमने ये कहा दोनों संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। ये जो विशेष बहुमत का जो प्रावधान है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से किया गया। पहले हमने पढ़ा था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा करेगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। बहुमत का प्रावधान किया गया। विशेष बहुमत का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, तो यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि इस समय लोकसभा का विघटन किया गया हो या लोकसभा विघटित हो तो क्या होगा, इस जो ये प्रस्ताव है इस प्रस्ताव की स्वीकृति राज्यसभा से ली जाती है, लेकिन शर्त ये है कि जब नई लोकसभा का गठन होता है तो 30 दिन के भीतर इस प्रस्ताव को लोकसभा में रखा जाना आवश्यक है। अगर लोकसभा रखा जाना आवश्यक है, अगर लोकसभा में 30 दिन के भीतर नहीं रखा तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रस्ताव है या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि इस समय लोकसभा विघटन है, यदि इस समय लोकसभा विघटित है तो प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में रखा जाता है, लेकिन नई लोकसभा के गठन के 30 दिन भीतर प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, अन्यथा राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमने चर्चा ये की कि यदि इस समय लोकसभा का विघटन किया गया है, लोकसभा गठित नहीं है, तो राज्यसभा से प्रस्ताव पर स्वीकृति या अनुमोदन करवाया जाता है। लेकिन जब कभी लोकसभा का गठन होता है तो 30 दिन के भीतर लोकसभा में रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा ये प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा। आज हमने दोस्तों हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है।
अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का, जिसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। इसी क्रम में अगर आगे हम बातचीत करें कि इसका आधार क्या है, तो हमने कहा युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, इन तीनों में से एक ही परिस्थिति अगर बनती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द आंतरिक अशांति के आधार पर जोड़ा गया था। आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, जिसका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। हमने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल की जब लिखित सहमति होती है। हमने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के माध्यम से पारित करवाना होता है। हमने कहा कि जिस समय प्रस्ताव को रखा उस समय अगर लोकसभा का गठन नहीं किया गया है तो प्रस्ताव को राज्यसभा से स्वीकृति मिलना आवश्यक है। लेकिन नई जब लोकसभा बनती है तो 30 दिन के भीतर हमें नई लोकसभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अगर आपने 30 दिन के भीतर अगर नई लोकसभा के समक्ष इस चीज़ को नहीं रखा तो स्वतः ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त माना जाएगा। आज ये जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल भाग 1 पढ़ा है, इसमें ये इन चीज़ों का अध्ययन किया है। आगामी जब भाग 2 पढ़ाया जाएगा उस समय शेष राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो विस्तारपूर्वक चर्चा की अध्ययन किया है, आशा और विश्वास मुझे ये है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई विषय वस्तु जो चीज़ है, टॉपिक है, वो आपको समझ में आई है। फिर भी अगर नहीं आई है तो पूरी कोशिश करके आपको बताया जाएगा कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल है क्या। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बिशन चारण आपसे इजाज़त लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।